नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सारे? सबसे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जो होगा बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि वो जीव विज्ञान से संबंधित होगा, बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है ना? जिसमें अपन पढ़ेंगे एक अलग ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, नाम है उसका उत्सर्जी तंत्र। क्या नाम है? उत्सर्जी तंत्र। तो याद रखिएगा, उत्सर्जी तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखिएगा इसको। इसके अंदर क्या क्या होता है बात करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं तंत्र। तो तंत्र का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब सब जानते हो, एक गुच्छा होता है। गुच्छे का मतलब है इसमें क्या होते हैं भाई, अनेक भाग होते हैं। ध्यान से समझना। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे भाग हों। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। तो देखो, उत्सर्जी का मतलब क्या होता है? तो उत्सर्जी का मतलब होता है त्यागना, त्याग करना। मतलब किसी शरीर द्वारा त्याग करना। अब किसका त्याग करना? ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं अपन? उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर त्याग करता है शरीर। क्या त्याग करता है? तो नया क्वेश्चन क्या निकल गया? किस चीज को वो एग्जिट आउट करता है, रिलीज करता है, बॉडी से एग्जिट करता है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा जी, ध्यान से सुनना। यहां पर ये बताना है अपन को कि शरीर से अपन हानिकारक बोल दो, अलाभकारी बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो नुकसानदायी। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो टॉक्सिक या हार्मफुल। नहीं लिख सकते क्या? बताओ, एक ही बात है। तो ये हानिकारक के टॉक्सिक जितने भी जो हमारे शरीर में जो पदार्थ होते हैं, उन शरीर से, देखो ध्यान से सुनना, जितने भी ये हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है। अब अपन जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो काम का जो भाग होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो तो अंदर रह जाता है। ठीक है, वो तो जैसे मान लो मैंने कुछ भी खाया, जैसे मान लो कि मैंने केला खाया, तो केला क्या होगा, पाचन तंत्र के थ्रू पचता हुआ कहाँ से, देखो छोटी आंत से रक्त में चला गया, रक्त से फिर वो सर्कुलेट होता हुआ बॉडी की प्रत्येक सेल वगैरह में यहाँ पर पहुँच गया। समझ में आ रही है ना? लेकिन जो नहीं पचा वो अपचित पदार्थ है, समझना ध्यान से। लेकिन हमारी सेल में चला गया जो खाने योग्य जो भाग था, जो मुख्य जो पोषक पदार्थ था, वो हमारी कोशिकाओं में गया। फिर कोशिकाओं में वहां पर उसको हटाया जाता है। कहाँ से? समझ में ही बात है, कोशिकाओं में या अंगों द्वारा उनको हटाया जाता है। एक मैंने खाना खाया जो कोई काम का नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उत्सर्जी तंत्र को मल से संबंधित बताते हैं। तो इसमें मल मतलब फीकल पार्ट, फीकल पार्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर उस भाग को लिया जाता है, जैसे अपन बोल सकते हैं मूत्र, है ना? मूत्र कहां से आया? रक्त के छन्ने से। रक्त कहां से आया? शरीर से। शरीर में भी कहां से? अपन बात करेंगे तो बोल सकते हैं अंगों से। तो हमारे शरीर में जो नुकसानदायक पार्ट था, ठीक है ना, उन पदार्थों को निकालने का काम करता है कौन? करता है उत्सर्जी तंत्र। अब मैंने एक बात बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो नहीं पचा वो मल या अपचित पदार्थ है, लेकिन जो पच गया फिर वो हमारी बॉडी में गया है, उसमें से हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक नया नाम बोल सकता हूँ कि ये हानिकारक पदार्थ या अलाभकारी या नुकसानदायी जो पदार्थ होते हैं, इनको मैं एक नाम दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ? देखो, इंग्लिश में बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट।
हिंदी में क्या बोलेंगे? उपापचयी अपशिष्ट। अब ये उपापचय क्या होता है, समझ में आएगी ना बात? उपापचय क्या होता है? जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का बनना या नष्ट होना होता है। ये दोनों घटनाएं जहाँ होती हैं ऊर्जा से रिलेटेड, उस एक प्रोसेस को अपनी भाषा में उपापचय कहते हैं। मतलब क्या बात समझ में आई? समझना ध्यान से, क्या बात समझ में आई कि उपापचय प्रोसेस के दौरान कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। 99% जो अशुद्धियाँ होती हैं हमारे शरीर की, वो इसी के द्वारा निकलती हैं। बात समझ में आई ना? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे शरीर से किसको निकाला जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। और इस काम में जिसकी भागीदारी होती है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। समझ में आई ना बात? अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है, ये हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालता है। कौन से हानिकारक को? जो नहीं पचा उसको नहीं, जो पच गया उसमें से भी जो हमारे शरीर में जो काम का नहीं है उसको निकालता है। बात समझ में आई ना? यहाँ पे थोड़ा हटके पढ़ना है इस चीज को। अब वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आया? उपापचयी क्रिया हुई हमारे शरीर में। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे जो भाग है ना, ये उपापचय क्रियाओं के हिस्से हैं। तो इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। जैसे तुम कहोगे गुरुजी श्वसन के द्वारा तो CO2 बनी, मान लिया बनी भाई, वो तो फेफड़ों से निकल गई। तो फेफड़े गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं। मैं भी आगे बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। लेकिन सर देखो फिर क्या क्वेश्चन आ गया, एक अमोनिया, ये अपशिष्ट पदार्थ है। अब कहाँ से आया ये सब बताऊंगा, लेकिन कहानी समझना। गुरुजी अमोनिया की तो कहानी समझ में आती है। CO2 इसको किडनी को, देखो ध्यान से सुनना, CO2 किडनी को है ना जी अपने साथ अटैच नहीं करता, वो फेफड़ों से अटैच होता है। CO2 का रिलेशन है ना, फेफड़ों के द्वारा गैसें निकलती हैं। लेकिन ये CO2 आप सोच नहीं सकते किडनी के द्वारा, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, या अपन वृक बोल सकते हैं, या इनको गुर्दे बोल सकते हैं। अब देखो ये गुर्दे मत लिख देना, गुर्दे है भाई ये। तो गुर्दे जो होते हैं ना, इनके द्वारा CO2 निकलती है। आपको भरोसा नहीं होगा कैसे निकलती है, प्रूफ करते हैं। देखो 2 अमोनिया के अणु और 1 CO2 का अणु मिलकर जब जल निकालता है तो बनता है NH2CO NH2, और ये कहलाता है यूरिया। और इस यूरिया को किसने निकाला? किडनी ने। पास समझ में आई ना बात? तो इसी चीज़ पे फोकस करना है कि यूरिया के निर्माण करने के लिए एक जल का अणु निकलता है। लेकिन कितने जल के अणु जुड़ते हैं? 2 अमोनिया के अणु और 1 CO2 का अणु जुड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समझ में आई ना? तो ये इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था कि यूरिया क्या, या अपन बोल सकते हैं कि अमोनिया का, है ना, इन सब का हमारे शरीर से शुद्धिकरण या इनको हटाने का काम कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र। तो देखो कैसे CO2 गैस थी, इस गैस को कैसे उन्होंने एक लिक्विड में है ना जी कन्वर्ट कर दिया हमारे शरीर में। अब कैसे हुआ ये, किसने किया और फिर किसने यहाँ तक पहुँचाया? ये प्रोसेस हुआ है यकृत में। कहाँ हुआ है? यकृत में। फिर इसको पहुँचाया गया है किडनी में। किडनी में से बाद में होता हुआ ऐसे ये मूत्र आया है। समझ में आई ना बात? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ये इसको यहाँ से बाहर निकलवा देती है। कैसे निकलवाती है अभी अपन पढ़ेंगे इस चीज़ को ना, स्टेप बाय स्टेप। तो इतना समझ में आ गया? तो देखिएगा ये थोड़ा टॉपिक टफ है, तो इसलिए आपको इसकी कुछ लॉजिकल ट्रिक्स बताता हूँ, है ना। इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए मुझे कम से कम इसके 3 भाग बनाने पड़ेंगे। मिनिमम कितने बनाने पड़ेंगे? 3 भाग। तो एक छोटा सा मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि उत्सर्जित तंत्र को मैं 3 या 4 भागों में पूरा कराऊंगा। सर कैसे? एक तो देखो मैंने अभी बताया था इसका सामान्य जानकारी, क्या बताई थी? एक तो होगी इसकी सामान्य जानकारी, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट, सामान्य जानकारी के बाद में क्या होगा?
फिर अपन पढ़ेंगे देखो उत्सर्जन के आधार पर, किसके आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर प्राणी, उत्सर्जन के आधार पर प्राणी। उसके बाद में और क्या पढ़ेंगे? उनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग। फिर ये पढ़ेंगे प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब उत्सर्जन तंत्र कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली पढ़नी पड़ेगी। तो चारों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट के जो 2 भाग हैं, ये और इसके एग्जाम्पल्स, ये रीट हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इनमें पूछा जाता है क्वेश्चन है। लेकिन इसके एग्जाम्पल एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक हैं वो बेसिक्स 10th क्लास तक के लिए। तो 10th क्लास के बच्चे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 12th क्लास जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं। 11th क्लास एनसीईआरटी के बच्चे, मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको फॉलोअप कर सकते हैं। तो मैं पहले पढ़ाऊँगा जनरल इंट्रोडक्शन, बाद में देखो टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होंगे, है ना, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन प्रोसीजर या मैकेनिज्म इसका क्या होता है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। तो मैंने सामान्य जानकारी के अंदर आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है। हमारे शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। बात समझ में आई ना। अब हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो थे उनको अपन ने एक नाम दिया था उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ। तो देखो एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन जो बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ, क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? तो हमारे शरीर में, तो देखो शरीर में बनने वाले उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को समझना ध्यान से, को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन कहलाता है। समझ में आ गई ना बात। तो ये एक्सक्रीशन किसके लिए हो रहा है? अपशिष्ट पदार्थों के लिए। समझ में आ गई ना बात। चलो और बात करते हैं। अब ये उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपसे पूछ ले, जैसे, तो आप बोलोगे अमोनिया, आप बोलोगे यूरिया, आप बोलोगे यूरिक अम्ल, आप बोलोगे ग्वानिन, आप बोलोगे क्रिएटिनिन, समझना ध्यान से, या आपको क्रिएटिन भी लिखा मिल सकता है, क्रिएटिन। समझ में आ रही है ना। ये अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शरीर में निकलते हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन है, शर्त है। ये इतने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो अलग अलग प्राणी इसको निकालते हैं। अब जैसे अमोनिया निकालने वाले प्राणी होंगे उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी, है ना। यूरिया निकालने वाले होंगे तो बोलेंगे यूरिया उत्सर्जी प्राणी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, इसमें यूरिको, ध्यान से सुनना, इसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। तो बीच वाले को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक, ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? एमोनोटेलिक।
ये वर्ड्स हैं कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है ताकि उनको दिक्कतें ना हो। बात समझ में आई ना। मतलब ये हुआ कि इन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इन जिन अपशिष्ट पदार्थों को निकालती है वो कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्वानिन, क्रिएटिन, और क्रिएटिन को क्रिएटिनिन भी बोल सकते हैं। समझ में आई? तो ध्यान से सुनना, अमोनिया त्यागने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी। अब कौन कौन से होते हैं उनकी एक टेबल बनाएंगे अपन। समझ में आ रही है ना? टेबल 1 2 मैं 1 बाय 1 आपसे पूछ के लिखवाऊंगा। समझ में आ गई बात? चलो, यूरिया त्यागने वाले प्राणी यूरिया उत्सर्जी प्राणी। अब जैसे आपसे बोल दिया यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी क्या कहलाएंगे, तो बोलेंगे यूरिकोटैलिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरिको। इसमें को आ गया जबकि यहाँ पे यो आ गया। समझ में आई ना बात? ग्वानिन उत्सर्जी प्राणी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यही बता देता हूँ। ये गैसीय अपशिष्ट है। ये कैसा है? गैसियस वेस्ट है, गैसियस अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो गैस अवस्था में पाया जाता है। अब ये हमारे शरीर का भी नहीं बोलेंगे इनको, ये मकड़ियों में जो होगा। जैसे अब मकड़ी कौन से संघ का प्राणी हो गया? ऑर्थ्रोपोडा, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, ग्वानिन को निकालने का काम एक ही प्राणी करता है, वो है मकड़ी। और किस रूप में निकालता है? गैस रूप में। तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? ये एनटीपीसी का क्वेश्चन हो गया। क्रिएटिनिन को निकालते हैं भाई, ये अधिकतर अभी अपन बात करेंगे, है ना? तो मैं उस सबसे पहले आपको ये परफॉर्मा याद करा देता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं। हर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से बेसिकली ये क्वेश्चन आता रहता है कि भाई कौन सा है वो उत्सर्जन, कौन से प्राणी से संबंधित है। तो देखो, अगर मान लो कि आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आप गलती कर ही दोगे। होती नहीं है ऐसी, गलती कर देते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन घुमाने वाला कैसे भी घुमा सकता है भाई। ठीक है ना? तो इसको अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, एक तो मैंने बता दिया कि अमोनिया उत्सर्जी प्राणी, दूसरे जो होंगे वो होंगे यूरिया उत्सर्जी प्राणी, तीसरे होंगे वो होंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। कितने प्रकार के प्राणी पढ़ेंगे पहले अपन? 3। ग्वानिन और क्रिएटिनिन निकालने वाले प्राणियों की बात अपन अलग से करेंगे। तो अमोनिया, देखो इसकी पहली शर्त क्या है? ये सबसे जहरीला अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है। ध्यान से सुनना, सबसे जहरीला अपशिष्ट पदार्थ है। दूसरी शर्त क्या है इसकी? देखो, शरीर में घुलने के लिए, सुनना ध्यान से, शरीर में घुलने हेतु इसको जल भी सर्वाधिक चाहिए, आवश्यक। बोल सकते हैं ना, इसको सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? चलो, कितना जल चाहिए? तो याद कर लेना कि 1 ग्राम अमोनिया को घोलने के लिए, याद रखना, 350 से 400 ml पानी चाहिएगा भाई। कितना पानी चाहिए? 1 ग्राम अमोनिया को घोलने के लिए 300 से 400 ml पानी चाहिए। 350 से 400, है ना? तो आप सपोज करो इतना पानी हमारे शरीर में नहीं हो सकता, है ना? तो अब ये किस में बनाएगा भगवान? तो ये उसमें बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया, उदाहरण। क्या आ गया? अब उदाहरण। तो भाई जिनके पास ज़्यादा पानी है, अब ज़्यादा पानी किसके पास है? जलीय जीवों के पास। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कौन होते हैं? जो जल में रहते हैं। जैसे भाई कैसे बताओ, है ना? क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो जैसे अपन बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन, मैं इसी को करा रहा हूँ अभी। पहला अमोनिया उत्सर्जी पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा देखो ऐसे अमोनिया, तो यहाँ से बोल देंगे ऐसे अस्थिल मछलियाँ,
अस्थिल का मतलब बोनी, जिनमें हड्डी होती है, वो अमोनिया निकालते हैं, हमेशा याद रखना। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि साफ पानी में रहने वाली मछलियां हैं, ध्यान से सुनना, साफ पानी में रहने वाली मछलियां भी अमोनिया निकालती हैं, ठीक है। अब तुम कहो, देखो क्वेश्चन में अब रीट के लेवल का क्वेश्चन आ गया, अस्थिल नाम ही नहीं है और इसके जगह नाम आ गया टिलोइस्ट। टिलोइस्ट जो मछली होती है वो कौन से प्रकार की उत्सर्जी प्राणी है? तो ये नीट बड़ी एग्जाम है, एक बहुत बड़ी है इंडिया की मेडिकल एग्जाम, नीट का क्वेश्चन भी है, ये रीट का क्वेश्चन भी है, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन भी है, सेकंड ग्रेड का भी क्वेश्चन है, और तो और कई बार अगर हो जाए, मान लो एनटीपीसी वगैरह में पूछ ले, है या नहीं है। तो ये इसका उदाहरण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, पूछ सकते हैं ये। अब बताओ सर, और बताओ, है ना। जैसे मैंने बोल दिया जलीय उभयचर, जलीय उभयचर, उभयचर का मतलब जो जल में भी रहते हो और है ना जी जमीन पर भी रहते हो, जैसे जमीन और जैसे जल। तो उभय का मतलब क्या हो गया? दोनों जगह, जो दोनों ही जगह फॉर जगह जल के लिए, जय फॉर जगह जमीन के लिए, याद रख लोगे ना। तो दोनों ही जगह रहते हो ऐसे प्राणी जो होते हैं जो जलीय उभयचर, जो अधिकतर अपना जीवन जल में गुजारते हैं, उनकी बात हो रही है। उदाहरण पूछ ले, जैसे सेलामेंडर। तो सेलामेंडर कौन से प्रकार का उत्सर्जी प्राणी है? तो क्या बोलेंगे अपन? अमोनिया उत्सर्जी। भाई क्वेश्चन बन रहा नहीं बन रहा? बहुत सारे हैं। जैसे आपसे मैंने बहुत पूछ लिया, जैसे मैंने पूछ लिया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जितने भी प्राणी होते हैं, प्रोटोजोआ, वो सारे अमोनिया उत्सर्जी प्राणी होते हैं, वो अमोनिया का त्याग करते हैं। जैसे आपसे एक नाम बोल दिया और बोल दिया आपसे कि सर और बताओ, तो जैसे हमारा नाम आ गया स्पंज। स्पंज जो होते हैं ना, इस बात स्पंज जो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब बॉडी बहुत फ्लेक्स होती है उनकी, है ना। वो स्पंज जो होते हैं उनके अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ है, वो अमोनिया ही होता है। जैसे कुछ, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, कुछ सिलेंट्रेटा और कुछ मोलस्का। अब मैं जिसके ऊपर ऐसे स्टार बना रहा हूँ ना, ऐसे हैश नाम से, वो कुछ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कुछ में। याद रखना, मान लो मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ। याद रख लो वैसे, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो कि यह ऑप्शन में है ही नहीं और एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन दे दिया आपको। टिलोइस तो याद रख लोगे ना सारे, अलग ही नाम दे दिया। जैसे मान लो कि जस्ट सपोज आपको नाम दे दिया केंचुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का एनेलिड है, एनेलिडा संघ का प्राणी है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से सुनिए, मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में बात कर ली कि केंचुआ कौन से प्रकार का प्राणी है, तो क्या करेंगे? अब कंफ्यूज हो गए ना भाई, इसको कैसे नाम दे। तो देखो अपन क्या करेंगे, एनेलिडा, अगर केंचुआ जो है ये अगर जमीन पर रह रहा है तब तो निकालेगा यूरिया। तो कैसा प्राणी हो गया? यूरिया उत्सर्जी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है बताओ। अगर मान लो मैंने पूछ लिया कि अगर ये रहता है जल में, किस में रहता है? जल में, तब ये निकालेगा अमोनिया। याद रखना। तो जल में रहते वक्त या जलीय स्थिति में, जब ये जल में रहता है उस टाइम अवशिष्ट पदार्थ क्या निकालता है? अमोनिया। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब इसका एक लास्ट बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो और बन सकता है, वो क्या है? इसी अमोनिया का, ध्यान से सुनना, ये हमारे शरीर में बनता कैसे है? तो देखो, प्रोटीन्स का डीएमिनीकरण होता है, इंग्लिश में बोलेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब होता है टूटना, टूटना अमोनिया में, है ना।
तो अमोनिया में टूट जाता है प्रोटीन जब, तो क्या बन जाता है, इससे अमोनिया बनता है, याद रख लेना। तो डीएमिनेशन का उत्पाद क्या होता है, प्रोटीन डीएमिनेशन का उत्पाद अमोनिया होता है, याद रख लोगे ना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे जो मैंने बताए थे, और उनको बोलते हैं यूरिया उत्सर्जी प्राणी। कौन से प्राणी बोलते हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी। अब अपन जो मनुष्य लोग हैं, जो स्तनधारी हैं, वो कैसे हैं उनकी भी बात करते हैं। तो देखो दूसरा भाग पढ़ रहे हैं अपन, सामान्य जानकारी में इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखना। यूरिया उत्सर्जी प्राणी, क्या पढ़ रहे हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी, मतलब ऐसे प्राणी जो यूरिया को अपशिष्ट रूप में निकालते हैं। समझ में आई ना बात। अब यूरिया कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से सुनना। अमोनिया, सुनना ध्यान से, मैं इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। अमोनिया और CO2, 2 NH2 और 1 CO2 यकृत में, और यकृत में भी कहाँ पर, आपसे कोई पूछे तो यकृत में भी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर, यकृत, ऐसे बोल सकते हो आप कि यकृत की माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों मिलकर किस में बदल जाती हैं, यूरिया में बदल जाती हैं। और ये जो चक्र होता है इसको बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र। समझ में आई ना। अब इसको बहुत जल चाहिए, तो इसको जल बहुत कम चाहिए, मतलब 1 ग्राम यूरिया को घोलने हेतु मात्र और मात्र 50 ml जल चाहिए। बात समझ में आई, कितना ml, 50 ml जल चाहिए। तो आप लोग समझ जाओ मेरे भाई कि अमोनिया से कितना कम पानी चाहिए। समझ में आई ना बात, इतना समझ में आ गया होगा भाई कैसे याद करना है। अब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं, मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि सर ये बहुत डीपली है या ऐसा कुछ है। आप मार्केट से कोई भी किताब उठाओगे तो जनरली ये आपको लिखे मिलते हैं। अब जो अनऑथराइज्ड बुक होती हैं उनमें 1-2 नाम लिख के आपको सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो बात लेवल की है साहब। समझ में आ रही है ना। और इतना ही नहीं, मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में इससे भी ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है, तो उनको और सेटिस्फाई करना पड़ता है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ और पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया करो, सर इसका क्या आंसर होगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप डाल सकते हो बिना कोई इंट्रोडक्शन के, सर इसका क्या आंसर होगा, या ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, या वीडियो में ये टॉपिक बताएं। ठीक है ना। अगर बाय द वे गलती से भूल भी जाते हैं तो आप याद दिला दिया करो भाई। ठीक है ना। अपन सब अब एक परिवार हो चुके हैं, इस चैनल के सभी सदस्य एक परिवार हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको ऑर्निथीन कहते हैं, इसको हैस्टलेस चक्र भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं समझना ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोसेस लीवर में होता है, लीवर में भी कहाँ, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 अमोनिया और 1 CO2 मिलकर यूरिया बनाती हैं। देखो कैसे बनाती हैं, 2 अमोनिया थी, सॉरी यहाँ पे NH3 होगा, है ना। 2 अमोनिया और 1 CO2 मिली और उसमें से निकल गया एक जल का अणु। एक जल हट गया, हटते ही क्या हुआ, देखो यहाँ से 2 NH3 थी, कैसे थी, मैं ऐसे लिख देता हूँ NH3 प्लस NH3, यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक O निकल गया, क्या बन गया H2O। यहाँ पर क्या रह गया NH2, यहाँ पर क्या रह गया NH2, यहाँ पर क्या रह गया CO, क्या बन गया NH2CO NH2, और ये किसका सूत्र हो गया, यूरिया का। तो 2 अमोनिया में से और 1 CO2 में से, दोनों के जब मिले तो इनमें से एक जल का अणु निकल गया।
एक जल के अणु निकलते ये क्या बन गए, यूरिया। मतलब हमारा शरीर देखो कितना पेशेंस रखता है, पानी की कमी है और इस यूरिया को बनाने और शरीर से निकालने के लिए साथ में खुद भी पानी बनाता रहता है, ताकि बाहर से हमें पानी की डाइट बाहर से कम मिल रही है, कोई बात नहीं, शरीर में भी पानी को देखो प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो कितनी एफिशिएंसी से काम करता है देखो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर इसके उदाहरणों की। कौन कौन से प्राणी हैं जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इन सब को त्यागते हैं, समझ में आ रही है ना। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी रिपीट होगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोल दिए इसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स लिखो, तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स। और बताओ भाई और क्या होते हैं, तो मैं बोल दूंगा उभयचर। उभयचर मतलब एम्फीबियंस, जो ज़मीन और पानी दोनों पर ही रह लेते हैं। जैसे आप लोग फिर भी उदाहरण लिखना चाहो तो कोई लिख देना मेंढक और उसका लार्वा टोड। तो टोड क्या है, लार्वा। पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते बताओ, तो दोनों। तो देखो टोड लार्वा क्या निकालता है, यूरिया। शर्त क्या है, वो वयस्क होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट टोड क्या निकालता है, यूरिया। लेकिन देखो अवयस्क टोड जो होता है वो निकालता है अमोनिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लोगे ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे फिर पूछ ले कि जो जलीय सरीसृप होते हैं, सरीसृप जानते हो ना, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया जो रपट रपट के चलते हैं, जो जलीय सरीसृप होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी यूरिया निकालते हैं। जैसे आप कह दो मगरमच्छ, समझ में आ रही है ना। आपने बोल दिया कछुआ, टॉर्टोइस, तो ये क्या हो गए, जलीय सरीसृप, ये क्या निकालेंगे, यूरिया ही निकालेंगे, याद रखना। एक अभी मैंने बताया था अपना अच्छा खासा मित्र होता है जिसको बोलते हैं केंचुआ। अगर जल में नहीं है तो केंचुआ यूरिया उत्सर्जी ही प्राणी है, समझ में आ गई ना। और अभी मैंने बताओ अमोनिया में बताया था अस्थिल, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, उपास्थिल मछली। तो जितनी भी उपास्थिल मतलब कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस जितनी भी उपास्थिल मछलियां हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, वो सब किसको निकालती हैं, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालती हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये भी जलीय सरीसृप वाला भी बन सकता है, एक ये कुछ हटके बताए हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। स्तनधारी है, अब तीसरा पढ़ाऊंगा उसमें भी स्तनधारी को मैं और डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत ना हो, समझ में आ रही है ना। तो ये हो गए अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालने वाले। तो 1 ग्राम यूरिया को शरीर में घोलने के लिए कितना पानी चाहिए, 50 ml पानी चाहिए, याद रख लोगे भाई। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद करने ही पड़ेंगे, कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है इनका, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों की बात करेंगे। तो 3 नाम सुन लो। यूरिक अम्ल होता है वो अर्ध ठोस होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब गाढ़ा होता है, समझ में ना पहली शर्त। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कीटों के अपशिष्ट पदार्थ, पक्षियों के अपशिष्ट पदार्थ, ध्यान से सुनना, जो सामान्य कोई भी रेप्टेलिया है, सरीसृप है, उसका अपशिष्ट पदार्थ समझना। जैसे मैंने बोल दिया ये लो साहब, मरुस्थलीय प्राणी जितने भी हैं वो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं, समझ में आ गई ना, समझना ध्यान से। जैसे मैंने बोल दिया ज़मीन पे रहने वाले स्थलीय जितने भी, स्नेल का मतलब घोंघा है, घोंघा बोलते हैं इनको, स्नेल है ना।
ये भी यूरिक अम्ल निकालते हैं। और छोड़ो, जैसे मैंने बोल दिया स्थलीय क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया जो वर्ग है ये किसका है? ऑर्थ्रोपोडा का है। क्रस्टेशिया वर्ग जो है उसके प्राणी भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो इतने बेसिक सी बातें थी जिनको हमें याद करना है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि 1 ग्राम यूरिक अम्ल को घोलने के लिए मात्र 5 ml पानी चाहिए बस। इसलिए मरुस्थलीय जीव जो हैं वो आसानी से इस अपशिष्ट पदार्थ को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो बहुत इजी से नाम थे, याद हो गए होंगे। लेकिन अभी अपन को इन पर डिस्कस नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमें समझनी है भाई। चलो, एक और नाम आता है चौथा, ग्वानिन उत्सर्जित प्राणी। तो देखो, मैंने इसका पहले भी बताया था कि ये एकमात्र गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। दूसरी बात, मकड़ी जो होती है ऑर्थोपोडा की, जो मकड़ी होती है वो इसका त्याग करती है, याद रखना, ठीक है ना? चलो, ये प्रोटीन के अपघटन से, अमीनो अम्लों के अपघटन से बोल सकते हैं, टूटने से प्राप्त होती हैं। एक है जो इम्पोर्टेंट था, अभी मैंने बताया था आपको, क्रिएटिनिन, या इसको क्रिएटिन भी कह सकते हो। ये कौन निकलता है? देखो, जो भ्रूण होता है ना माँ के पेट में, भ्रूण वो निकालता है, या कोई नवजात शिशु है उसके मूत्र में होता है। अब भ्रूण किस में होगा? गर्भ में, तो गर्भवती महिला। समझ में आ रही है ना? या फिर मान लो कोई व्रत कर रही है, व्रत रखने वाली या वाले जितने भी इंसान होते हैं उनके मूत्र में क्रिएटिन आता है। तो इसीलिए तो गर्भ जांच करते हैं ना, तो उसके अंदर मूत्र जांच होती है, प्लस HCG भी मूत्र में ही होता है। तो गर्भ जांच में ये 2 चीजें होती है, दोनों में क्या होता है? तो मूत्र में ही क्रिएटिन होता है, मूत्र में ही HCG हार्मोन होता है, जो गर्भ जांच में, प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है गर्भवती महिला के गर्भ का पता लगाने के लिए। समझ में आई ना? ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना ही है। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो बड़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, नाम हो सके आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना कोई दिक्कतें नहीं है, आपकी मर्जी है भाई। जैसे मैंने 2 इम्पोर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको तैयार करना है आपका काम, ठीक है ना? जैसे मैंने बोल दिया जीनोपस होता है। क्या है जीनोपस? समझ में आ रही है ना? तो जीनोपस, जैसे मैं एक नाम और बोल देता हूँ, लेमनिया और यूनियो, इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आता है कि जीनोपस की क्या विशेषता होती है। जीनोपस एक, देखो ध्यान से सुनना, जीनोपस सामान्य अवस्था में अमोनिया निकालता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन गर्मी में वो कीचड़ में यूरिया त्यागता है। गर्मियों में वो अपनी स्थिति चेंज कर लेता है, वो अमोनिया की जगह क्या त्यागता है? यूरिया त्यागता है। समझ में आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लोगे सारे, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जैसे लेमनिया और यूनियो है, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में डायरेक्ट ही क्या करते हैं? ये अमीनो अम्ल को ही त्याग कर देते हैं। किसको त्याग देते हैं? सीधे ही अमीनो अम्लों को त्याग देते हैं। याद रखना, ये जो प्राणी है वो मोलस्का का है। फिर भी मैं बता देता हूँ, तो सारे मोलस्का एक साथ नहीं लिखने हैं भाई, ठीक है ना? तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक तो ये 2 हैं, वो तो सिर्फ अमीनो अम्लों को ही निकाल देते हैं डायरेक्ट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और जो जीनोपस है वो सामान्य अवस्था में अमोनिया निकालता है, लेकिन गर्मियों में जब वो कीचड़ में रहता है तो यूरिया निकालता है।
समझ में ही ना। तो दोस्तों ये इसका मेरे उत्सर्जी तंत्र का जो टॉपिक था, इसका पहला पार्ट है, मैंने आपको बताया जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरे में मैं आपको अंग पढ़ाऊंगा, उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर दो प्रकार के अंग होंगे, एक मुख्य और एक सहायक, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तीसरे में इसके कार्य प्रणाली वगैरह पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है। ये डिमांड नहीं है, ये आप लोगों तक पहुंचने का एक ज़रिया है। बस जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और अपना बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दो, ठीक है, अपना मतलब फ़ोन का। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद।